टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग यानी पॉपुलेशन से सैंपल को पिक करने के जो तरीके हैं वो हैं दो तरह के, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, यानी कि जब हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें से हमने जब सैंपल लेना है तो अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू लेते हैं तो हम रैंडमली सैंपल पिक करेंगे। रैंडमली पिक करने का तरीका ये मतलब ये है कि हम अपनी पर्सनल चॉइस को उसमें शामिल नहीं करेंगे। इस तरीके में पॉपुलेशन में मौजूद हर एलिमेंट के सिलेक्शन की नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होती है। नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट हो सकता है, और नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि किसी एलिमेंट के सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं और किसी के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर किसी जॉब की वैकेंसी के लिए 5 लोग इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए हैं तो 5 लोगों में हर किसी के सिलेक्शन के कुछ ना कुछ चांसेस होंगे, किसी के चांसेस कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे। अब जिसकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होंगी उसके चांस ज़्यादा होंगे और जिसकी एक्सपर्टीज़ कम होंगी उसके चांसेस कम होंगे। अब जो इंटरव्यूअर होगा वो अपनी मर्ज़ी से किसी कैंडिडेट को चूज़ नहीं कर सकता, वो रैंडमली चूज़ करेगा। और रैंडमली कैसे चूज़ करेगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो सेलेक्ट हो जाएगा कैंडिडेट। इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये है कि हम नॉन रैंडम वे में अपने सैंपल को चूज़ करेंगे, यानी कि हम पॉपुलेशन में से जिन भी एलिमेंट्स को चाहें अपनी मर्ज़ी से उनको पिक कर सकते हैं, बाकी जिन एलिमेंट्स को चाहें उनको छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई शॉपकीपर जो कि गंदम ख़रीदना चाहता है तो बहुत सारे बंडल्स में से वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी बंडल ले सकता है। इसी तरह अगर हमने बिरयानी की एक देग बनाई है तो हम पूरी में से जहाँ से भी चाहें उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सैंपल तो ले रहे हैं लेकिन सैंपल हम अपनी मर्ज़ी का ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम मार्केट से शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे कि हमने फ़्रूट ख़रीदना है तो हम पूरी की पूरी शॉप में से अपनी मर्ज़ी का फ़्रूट चुन के निकाल लेते हैं। तो ये भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी के थ्रू लेते हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम अपनी चॉइस को इंक्लूड नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और एक होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी पॉपुलेशन में से कोई एक एलिमेंट रैंडमली पिक करते हैं, उसको नोट करते हैं और उसके बाद उस एलिमेंट को दोबारा से पॉपुलेशन के अंदर डाल देते हैं। इस तरह हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसे कि हमने कहा कि सपोज़ हमारी पॉपुलेशन के अंदर 10 लोग शामिल हैं। हमें पता है कैपिटल N का मतलब है हमारी पॉपुलेशन में जितने लोग हैं वो। हमने 10 में से रैंडमली कोई एक इंसान, जैसे हम कहते हैं कि हमने 10 लोगों का नाम लिखा, उसको एक बाउल में चिट्स डाली और एक का नाम निकाला। सपोज़ किसी एक का नाम निकल आया, वो नाम निकल आया 3rd पर्सन का, हमने उसको वापस डाला। अब दोबारा से हमारी पॉपुलेशन वही है। अब जब हम दोबारा से निकालेंगे तो फिर से 3rd पर्सन दोबारा से आ सकता है। अब इस प्रोसेस के अंदर एक इंसान दोबारा से रिपीट हो सकता है। इसका मतलब ये कि इस तरीके के अंदर जब हम विद रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो तो उतनी रहेगी, लेकिन हमारा सैंपल जो है वो हमारी पॉपुलेशन की तादाद से बढ़ सकता है। और दूसरा तरीका हमारे पास है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये है कि जब हम कोई एक एलिमेंट पॉपुलेशन से एक बार पिक कर लेंगे तो उसको दोबारा से हम अपनी पॉपुलेशन के अंदर शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमने इंटरव्यू के लिए किसी 2 लोगों का सिलेक्शन करना है, 2 पोस्ट पे सिलेक्शन करना है, तो एक इंसान का सिलेक्शन लेक्चरर की पोस्ट पर हो गया है, उसी इंसान ने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया था तो उसका सिलेक्शन उस पोस्ट पे भी हो गया। अब उसको उन दोनों में से किसी एक ही पोस्ट पे अपेयर हो सकता है, वो दोनों पर अपेयर नहीं हो सकता। तो इसलिए वो एक जगह पे दूसरी पोस्ट पे हमें किसी दूसरे एलिमेंट को लेके आना पड़ेगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, पॉपुलेशन में से सैंपल पिक करने का एक तरीका होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये तरीका हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो हो होमोजीनियस, यानी एक जैसे एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट्स हों, तब उस वक्त हम यूज़ करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ऑल्टरनेटिव होता है, नेम होता है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। सॉरी, रिस्ट्रिक्टेड नहीं,
अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि जब तमाम एलिमेंट्स मिलते जुलते होते हैं तो हम उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, बगैर रिस्ट्रिक्शन के हम सैम्पलिंग करते हैं, तो उस तरीके को हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं हम कि तमाम जो पॉपुलेशन है, लेट्स से हमारी पॉपुलेशन जो है वो है ये, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं और इस पॉपुलेशन की तादाद है 100। ये सारी पॉपुलेशन हमने एक ही जगह पर रखी है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, पॉपुलेशन में एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, ये है, ये है, ये तमाम एलिमेंट हैं हमारे पास। तो हर एलिमेंट जो पॉपुलेशन का है, हर एलिमेंट के सिलेक्शन के इक्वल चांसेस होंगे। पहला पॉइंट है, हर एलिमेंट के सिलेक्शन के इक्वल चांसेस होंगे। हम जो है वो एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 रैंडमली और फिर उससे बनाएंगे सैंपल। जब हमारे पास सैंपल बन जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर सैंपल्स बनाएंगे तो हमारे पास सैंपल 1 बन जाएगा, सैंपल 2 बन जाएगा, तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स बन जाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स में से फिर हम क्या करेंगे, कुछ सैंपल्स लेंगे, सिलेक्टिव सैंपल्स हम ले लेंगे, सिलेक्टिव सैंपल्स। पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से हमने लेने हैं तमाम पॉसिबल सैंपल, ऑल पॉसिबल सैंपल, तमाम पॉसिबल सैंपल बनाए। सपोज़ हमने लेके 1 से लेके m तक हमारे पास जितने मुमकिन सैंपल थे वो सैंपल हमने बना लिए। उन सैंपल्स में से सपोज़ हमने कहा कि हमने 10 सैंपल चूज़ कर लिए। तो ये तरीका होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। ये बेस करता है 2 स्टेप पे, जिसमें हर एलिमेंट के सिलेक्शन के इक्वल चांसेस होते हैं और सैंपल्स में से हर सैंपल के सिलेक्शन के इक्वल चांसेस होते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम सैंपल अगर विद रिप्लेसमेंट लेते हैं तो हमें पता है कि विद रिप्लेसमेंट में अगर हमारी पॉपुलेशन की तादाद n है तो जब पहला एलिमेंट लेंगे तब भी n ही रहेगी, दूसरे एलिमेंट में भी पॉपुलेशन हमारी n रहेगी और आखिरी एलिमेंट में भी पॉपुलेशन n रहेगी। हमारी जितनी मर्ज़ी एलिमेंट्स निकालते जाएं पॉपुलेशन की तादाद कम नहीं होगी। सपोज़ अगर हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो n एलिमेंट हैं, यानी हम उसको कहते हैं 3 एलिमेंट्स हैं। अब 3 एलिमेंट में हम वैल्यूज़ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे एक एलिमेंट है 10, एक है 9 और एक है 6। हमने क्या करना है, इस पॉपुलेशन से हमने लेने हैं सैंपल। तो हम लिखते हैं कि हम पॉपुलेशन से लेंगे सैंपल्स लेंगे। कितने सैंपल, ऑल पॉसिबल सैंपल, जितने सैंपल बन सकते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं नंबर। तो पहला सैंपल हमने लेना है। अब 3 एलिमेंट है, तीनों में से कोई भी एलिमेंट आ सकता है, तो इसका मतलब तीनों में से तमाम हर एलिमेंट के सिलेक्शन की इक्वल चांसेस है। सपोज़ हमने यहाँ से लिया तो रेंडमली एलिमेंट लिया, 6 आ गया। अब ये 6 हमने यहाँ से ले लिया तो ये तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। तो हमने जो एलिमेंट निकाला है वो फिर से वापस चला जाएगा। अब फिर से 3 एलिमेंट वापस रह गए हैं। अब दूसरा एलिमेंट हमने निकालना है तो सपोज़ वो दोबारा से 6 आ गया। अब हम यहाँ बना रहे हैं सैंपल। तो सैंपल बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें सैंपल का साइज़ क्या रखना है। सपोज़ हम कहते हैं कि 2 वैल्यूज़ के सैंपल बनाने हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्मॉल n = 2। अब हमने एक सैंपल तो कंप्लीट कर लिया, हम बनाएंगे दूसरा सैंपल। दूसरा सैंपल बनाने के लिए सपोज़ हमने रेंडमली पिक किया, फिर 6 आ गया। अब दूसरी वैल्यू लेनी है तो दूसरी वैल्यू सपोज़ 9 आ गई। दूसरा सैंपल भी पूरा हो गया। फिर तीसरा सैंपल है तो वो आ गया 6 के साथ 10। फिर चौथा सैंपल है, सपोज़ वो आ गया 9 के साथ 6, 9 के साथ 9, 9 के साथ 10। इसी तरह 10 के साथ 6, 10 के साथ 9 और 10 के साथ 10। यहाँ पर हमारे पास जितने पॉसिबल सैंपल थे वो तमाम के तमाम पॉसिबल सैंपल बन गए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि तमाम पॉसिबल सैंपल बने हैं या नहीं बने? तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं कि कितने सैंपल बने हैं। ये बने हैं 9 सैंपल्स, 9 सैंपल्स। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका फॉर्मूला होता है n की पावर n। हमारे पास क्या था? 3, और सैंपल हमें कितने साइज़ का चाहिए था? 2 का।
तो ये इक्वल होता है 9 के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑल पॉसिबल सैम्पल की तादाद जो होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, और हर सैम्पल के सिलेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं ये, ठीक है। जैसे इस पहले सैम्पल के सिलेक्शन के चांसेस थे 1/n, या फिर हम कह सकते हैं 1/3, और हर सैम्पल के सिलेक्शन के चांसेस हैं 1/n। सॉरी, इस सैम्पल इसके सिलेक्शन के चांसेस हैं 1/9, ठीक है, और इस एलिमेंट के सिलेक्शन के चांसेस हैं 1/3। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले तरीके के अंदर हमारे पास अगर पॉपुलेशन की तादाद n है तो जब एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो उसमें हम n वैल्यूज़ में से सिलेक्ट करेंगे। दूसरे एलिमेंट के सिलेक्शन की बारी n में से चूँकि एक एलिमेंट सिलेक्ट हो चुका होगा तो n-1 पॉपुलेशन रह जाएगी, उसमें से हम सेकंड एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हर एलिमेंट जब चूज़ करना होगा तो 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट ख़त्म होता जाएगा और फिर हम सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं यही वाली, तो हमने पहले बनाने हैं तमाम पॉसिबल सैम्पल, और सैम्पल हमने लेने हैं 2-2 वैल्यूज़ के। अब यहाँ पर हमें पहले डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ़ सैम्पल बनेंगे, तो वो हम डिसाइड करते हैं कैपिटल NCN से, इससे हमें पता चलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज़ अगर पहला एलिमेंट हमारे पास आ जाता है 6, तो दूसरा एलिमेंट जो है वो 6 नहीं आ सकता, वो यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 10, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो गया ख़त्म। उसके बाद फिर आएगा 9, और अब 9 के साथ 9 नहीं आ सकता, 10 आएगा, तो यहाँ पर ये आ गया 10। तो यहाँ पर टोटल कितने बने, 3, तो ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पर जब हमारे पास पॉपुलेशन थी 6, 9 और 10, तो हमने यहाँ से कोई एलिमेंट चूज़ करना था, तो एलिमेंट के जो सिलेक्शन के चांसेस थे वो थे 1/3। हर एलिमेंट के सिलेक्शन के चांसेस 1/3, जिसको हम 1/n भी कह सकते हैं। लेकिन जब हमने ये सैम्पल चूज़ करना है तो सैम्पल के सिलेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, वो होते हैं 1/ जो भी ये वैल्यू होती है NCN, यानी ये भी 1/3। पॉपुलेशन से सैम्पल पिक करने का दूसरा तरीका होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये तरीका हम यूज़ करते हैं तब जब हमारी पॉपुलेशन होती है हेट्रोजीनियस, और इस तरीके को हम रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग भी कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। अब इस तरीके को हम रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इस तरीके के अंदर अपनी पॉपुलेशन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि जो हमारी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है उसको हमें कुछ ना कुछ ऐसे करना होता है कि वो बन जाए होमोजीनियस। जैसे कि अगर हमारी पॉपुलेशन है जिसमें 100 लोग हैं और ये पॉपुलेशन के अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों शामिल हैं। अब मेल एक अलग मेल और फीमेल 2 डिफरेंट जेंडर्स हैं, तो हम इसको हेट्रोजीनियस है ये, इसको होमोजीनियस तब बना सकते हैं। हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ से ये एक पूरी पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन से हमने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया मेल का, दूसरा ग्रुप बना दिया फीमेल का। तो अब हमारे पास एक पॉपुलेशन से बन गई 2 पॉपुलेशन, एक मेल और एक फीमेल की पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन ये है, अब ये एक होमोजीनियस पॉपुलेशन है, ये दूसरी होमोजीनियस पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को हम कहते हैं कि ये है एक स्ट्रेटा, ये एक स्ट्रेटा है और ये है दूसरा स्ट्रेटा। तो होमोजीनियस पॉपुलेशन जो हम बनाते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से, तो हर ग्रुप एक स्ट्रेटा कहलाता है, और ये जो ग्रुपिंग करने का प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉपुलेशंस बन गई हैं, एक मेल की पॉपुलेशन है। अब हम क्या करेंगे, हमने सैम्पल लेने हैं, तो हम सैम्पल मेल की पॉपुलेशन में से भी लेंगे और फीमेल की पॉपुलेशन में से भी लेंगे। जैसे कि हमने अगर 10 लोगों का सिलेक्शन करना था, हमारा सैम्पल चाहिए था हमें 10 लोगों का, तो हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि हम 5 ले लें हम मेल और 5 हम ले लें
फ़ीमेल, या हमारी अगर रिक्वायरमेंट मेल की ज़्यादा है तो हम अपनी मर्ज़ी से मेल 7 कर सकते हैं, फ़ीमेल 3 कर सकते हैं, तो हमारी अपनी डिज़ायर है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कुछ सैंपल यहाँ से ले लेंगे, कुछ यहाँ से ले लेंगे, तो इस तरह हमारा स्ट्रैटिफिकेशन का प्रोसेस या सैम्पलिंग का प्रोसेस स्ट्रैटिफिकेशन के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करने लगे हैं एरर्स की, जिसमें पहली जो पॉइंट है वो है ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू का मतलब ये है कि जब भी हम पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करने लगे हैं तो जो हमने प्रोसेस लगाना है डाटा इकट्ठा करने के लिए, हमारा प्रोसेस ठीक होना चाहिए। हमने तमाम के तमाम एलिमेंट जो शामिल करने हैं वो तमाम एलिमेंट हमने ठीक किए हों, वो हमने जो कैलकुलेशन के लिए मेथड लगाना है वो मेथड ठीक किया हो, मतलब हमने कहीं भी कोई गलती गुंजाइश नहीं छोड़नी। तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट कहलाता है ट्रू वैल्यू। उसके बाद एक टर्म है यहाँ पर एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि हमारा जो हमने लिए एक पॉपुलेशन और एक हमने ले लिया सैंपल। अब जो पॉपुलेशन का रिज़ल्ट है, सपोज़ हम कहते हैं पॉपुलेशन का जो रिज़ल्ट है वो हमारी पॉपुलेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो होगी हमारी ट्रू वैल्यू, और जो सैंपल का रिज़ल्ट होगा वो हमारी होगी लेट्स से ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो एक्यूरेसी जो होती है वो डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। हमें पता है कि पॉपुलेशन की वैल्यू में से हम जब सैंपल की वैल्यू को माइनस करेंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। जो भी डिफरेंस आएगा, अगर तो इसका डिफरेंस 0 आता है तो हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो एक्यूरेट रिज़ल्ट्स हैं। अगर हमारा यहाँ पर सपोज़ यहाँ आ जाती है 1.2 कोई वैल्यू आ जाती है, तो एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी मतलब इन रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। जितना रिज़ल्ट हमारे पास इसका जो डिफरेंस कम आएगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी बेहतर होगी। अब एक्यूरेसी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो हमारे डाटा ठीक होने चाहिए, टेक्निकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि हम अपना सैंपल का साइज़ जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर ये 100 वैल्यूज़ हैं और सैंपल हमारा 50 वैल्यूज़ का है, तो हमें पता है कि यहाँ पर डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 50 वैल्यूज़ स्किप की हैं। लेकिन अगर हम अपना सैंपल का साइज़ 90 कर देते हैं और ये 100 कर देते हैं तो सिर्फ 10 वैल्यूज़ का डिफरेंस है, तो यहाँ पर रिज़ल्ट पे इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सैंपल साइज़ बढ़ाने से हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रिसिजन का मतलब ये है कि हमारे जो सैंपल का रिज़ल्ट है वो हमारी पॉपुलेशन के रिज़ल्ट के जितने क्लोज़र होगा या जितना उसको रिजेंबल करता होगा उतना हमारा रिज़ल्ट प्रिसाइज रिज़ल्ट होगा। उसके बाद हमारे पास है एरर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एरर। बेसिकली हमारी जो प्रिसिजन होती है वही उसको हम एरर के तौर पे काउंट करते हैं, यानी कि जो सैंपल की वैल्यू है उसको लिख देंगे और जो हमारी पॉपुलेशन की वैल्यू उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा एरर। अब एरर्स की 2 टाइप होती हैं, एरर होता है सैम्पलिंग एरर और एरर दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर जो होता है उसके लिए हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, इसी को हम सैम्पलिंग एरर भी कहते हैं। हम जितने मर्ज़ी अच्छा सैंपल ले लें, हमारे सैंपल के रिज़ल्ट में और पॉपुलेशन के रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। तो सैंपल चूँकि हमारी पॉपुलेशन का छोटा पार्ट होता है इसलिए हमेशा उसके रिज़ल्ट में कुछ गैप रहेगा, तो सैंपल की वजह से जो एरर आता है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। लेकिन अब इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इसको हम सैंपल साइज़ बढ़ाने से और सैम्पलिंग डिज़ाइन बेहतर करने से इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी टाइप होती है नॉन सैम्पलिंग एरर, जिसमें हमारे पास ऐसा एरर जो कि सैंपल की वजह से नहीं आता बल्कि अदर फैक्टर्स की वजह से आता है। जैसे कि अगर हमने डाटा कलेक्शन में कोई गलती कर दी, हमने डाटा एडिटिंग में गलती कर दी, हमने मेथड जो लगाना था वो गलत लगा दिया, तो हमारे सैंपल के अलावा जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस हो जाता है हमारे रिज़ल्ट में उसको हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। उसके बाद है बायस का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, अभी हम कह रहे थे कि एस्टीमेट में और ट्रू वैल्यू में, एस्टीमेट का मतलब एक सैंपल की वैल्यू और पॉपुलेशन की वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एरर। लेकिन बायस क्या होता है, बायस हमारे पास ये है कि अगर हमने क्या किया है, अपनी पॉपुलेशन में से 10 सैंपल लिए हैं, पहले सैंपल का जवाब आ गया है, सपोज़ हमारे पास पहले सैंपल का कोई जवाब आया है
दूसरे सैंपल का जवाब आया है, तीसरे का जवाब आया है, इस तरह 10 के जवाब आए हैं। इन 10 के जो जवाब हैं इनको हम ऐड करेंगे, उसको ऐड अप करके एक फ़ाइनल आंसर निकालेंगे, इसका एक एवरेज आंसर निकालेंगे। लेट से वो आ गया है 13 और पॉपुलेशन का जो जवाब आया था वो आया था हमारे पास 14। अब जो एवरेज रिज़ल्ट ऑफ सैंपल है उसमें से माइनस करेंगे पॉपुलेशन की वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं बायस। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस थीटा। थीटा होती है वो जवाब जो हमने अभी पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया था, टी का मतलब है वो जवाब जो हम सैंपल से कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड का मतलब ये कि हम तमाम सैंपल के रिजल्ट्स लेंगे और उनकी एवरेज लेंगे, वो जो एवरेज होगी वो कहलाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, और फिर डिफरेंस लेंगे तो इसको हम कहते हैं बायस।